उस कुशादा जगह के इर्द गिर्द टीकरियाँ थी। उन दरख्तों के नीचे भी मैंने 4-5 लाशें देखीं और एक जवान नजर आया जो एक दरख्त के तने के साथ पीठ लगाए बैठा था। मुझे वहीं से नजर आ गया कि उसकी पतलून गहरी लाल हो गई है। वो जिंदा मालूम होता था। मैंने सोचा कि ये अपना कोई साथी फौजी है और अगर ये जिंदा है तो इसे कम से कम पानी तो पिला दूं। ये तो हो नहीं सकता था कि मैं इसे उठाकर कहीं पीछे ले जाता। वहां तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। मैं तेज तेज कदम उठाता उस तक पहुंचा और सामने होकर उसे देखा। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो साफ महसूस हुआ कि इतनी ज्यादा शेलिंग और फायर और मौत के खौफ से मेरा दिमाग माउफ हो गया है या दिमाग की कोई रग डैमेज हो गई है, इसलिए मुझे ऐसी चीजें नजर आने लगी हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं। वो चेहरा वाजदा के खामिंद आसिफ का था। वो अब हवालदार हो गया था। मैंने उसे आहिस्ता से बुलाया तो उसने आंखें खोल दी। उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया था। उसकी दोनों टांगों की हड्डियां 2-3 जगहों से टूट गई थी। वो भी तोपों के गोलों के उड़ते हुए टुकड़ों से जख्मी हुआ था। मैं देख रहा था कि उसके जिस्म से बहुत सारा खून बह गया था। क्या तुम आसिफ ही हो? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया। आंखें और ज्यादा खोलकर मुझे देखा। मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने मुझे कमीन जात का आदमी कहा था और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं फिर कभी वाजदा से मिला तो ये मुझे कत्ल कर देगा। उसकी ये बातें याद आईं तो मेरे सारे वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा दुश्मन अपनी मौत खुद ही मर रहा था। वाजदा इससे आज़ाद हो गई थी। मुझे वाजदा याद आई तो मेरे दिल में आसिफ की नफरत का तूफान उठा। मैंने अपने आप से कहा कि इसे यहीं मरने दो। मैं वहां से उठने ही लगा था कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं रुक गया। तुम जीत गए हो, उसने कहा। एक मेहरबानी करो, मैं बड़ी सख्त अजियत में मुब्तला हूँ। मेरे सर में गोली मार दो और इस अजियत से निजात दिला दो। मैं मौत की तलखी से बच जाऊंगा और तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मालूम नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा हाथ अपनी वाटर बॉटल पर गया जो पानी से भरी हुई थी। मैंने बोतल निकाली और उसे कार खटाकर बोतल उसके मुंह की तरफ की। उसने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया। ये खानी, उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। क्यों आसिफ? मैंने कहा। क्या तुम मुझे इतना कमीन समझते हो कि तुम मर रहे हो और मैं तुम्हें पानी ना पिलाऊं? मुझे याद है कि तुमने मुझे कमीन जात का आदमी कहा था। मैं किसी भी जात का आदमी हो सकता हूँ, लेकिन ये ना भूलो कि मैं मर्द हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं मरने दूंगा। लो पानी पियो। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोतल मेरे हाथ से लेकर पानी पी लिया। मैं तुम्हें उठाकर पीछे ले चलता हूँ, मैंने कहा। नहीं खानी, उसने बड़ी उदास और हारी हुई आवाज में कहा। तुम शायद अपनी बटालियन से बिछड़ गए हो। आगे जाओ, यहाँ मत रुको। मैंने तो अब मरना ही है। मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा आसिफ, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। तुम मेरी मौजूदगी में नहीं मरोगे। मैं खुदा की कसम वाजदा को बिल्कुल ही भूल गया और आसिफ को उठाकर पीछे पहुंचाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज समझ लिया। साथ वाली टीकरी के पीछे थोड़ी दूर शायद स्ट्रेचर बैरियर यानी जख्मियों को स्ट्रेचर उठाकर ले जाने वालों के मिलने का इम्कान है, उसने कहा और एक तरफ इशारा किया। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो ये कि बर्मा की लड़ाई में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई जख्मी हो जाए तो उसे ज़रूर ही उठाकर पीछे लाना है। दरअसल जख्मियों को उठाकर पीछे लाने की किसी को होश ही नहीं थी। आसिफ ने जिस तरफ इशारा किया था मैं दौड़ पड़ा। उस टेकरी पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतरा तो वहाँ कुछ दलदल सी देखी। दलदल की वजह से वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैं दौड़ता हुआ एक और तरफ गया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वहाँ एक आर्जी मेडिकल पोस्ट बनी हुई थी। ये कोई इमारत नहीं थी, ना वहाँ कोई खैमा लगा हुआ था, बल्कि स्ट्रेचरों पर जख्मी फौजी पड़े हुए थे और उन्हें फर्स्ट एड दी जा रही थी। मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन ये देखकर मुझे मायूसी हुई कि वो सब गोरे थे, यानी अंग्रेज थे। मुझे मालूम था कि यह खबीस कौम किसी हिंदुस्तानी को नहीं उठाएगी। वहाँ 2 डॉक्टर्स थे। मैं उनके सामने जा खड़ा हुआ और अंग्रेजी में उन्हें कहा कि मुझ पर रहम करें। मेरे भाई की दोनों टांगें टूट गई हैं और खून बहने से मर रहा है। एक डॉक्टर ने अपने साथ खड़े 2-3 गोरों की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। उन 2-3 गोरों ने भी मेरी बात सुनी थी। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, मैं इल्तिजा के लहजे में बोला। क्या आप मेरे भाई की जान नहीं बचाएंगे? क्यों नहीं, डॉक्टर ने बड़े अच्छे लहजे में कहा। तुम्हारा भाई कितनी दूर पड़ा है? मैंने उसे बताया तो उसने 2 गोरों से कहा कि वो दौड़ कर जाएं। उन दोनों ने स्ट्रेचर उठाया और मेरे साथ दौड़ पड़े। हम आसिफ तक पहुंचे और उसे उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। उन दोनों ने स्ट्रेचर उठा लिया। मैं भी उनके साथ हो गया और कहा कि स्ट्रेचर एक तरफ से मुझे उठाने दें। इस तरह मैंने कभी आगे से और कभी पीछे से स्ट्रेचर उठाया, यानी उन दोनों से बारी बारी स्ट्रेचर लिया। इस तरह आसिफ को फर्स्ट एड पोस्ट तक पहुंचा दिया। डॉक्टर ने उसे देखा। उसकी एक टांग की हड्डी घुटनों और पाँव के दरमियान से टूटी थी और दूसरी हड्डी जो दूसरी टांग की थी घुटने से ज़रा ऊपर से टूटी थी। मैंने डॉक्टरों से कहा कि ये मेरा बड़ा भाई है, इसे बचा लें। तुम फिक्र ना करो, डॉक्टर ने कहा। हम इसका खून रोक देंगे और पीछे भेज देंगे। इसकी जान को कोई खतरा नहीं। मैंने देखा कि ये डॉक्टर और इसका दूसरा स्टाफ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल कोर के लोग थे।
बहरहाल मैं इसे एक मोजज़ा समझता हूँ कि उन्होंने इतना करम किया कि आसिफ को इतनी तवज्जो दी। उन्होंने उसी वक्त से आर्जी तौर पर मरहम पट्टी के अमल में डाल दिया था। खानी, आसिफ ने मुझे बुलाया। मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, तुम अपनी बटालियन के पीछे जाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और इसके साथ ही मेरे आंसू निकल आए। अल्लाह तुझे ज़िंदगी अता करे, मैंने आसिफ से कहा। जाओ खानी भाई, उसने कहा, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मैं वहां से चल पड़ा और मैंने पक्का फैसला कर लिया कि उधर से भागकर जापानियों के पास चला जाऊंगा। मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। बड़े साफ और आज़ाद जहन से मैंने फैसला किया था कि मैं इधर से भागकर जापानियों के पास चला जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लें। दिल पर सिर्फ एक बोझ था, वो ये कि मैं आसिफ के मुतल्लिक परेशान था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेडिकल एड के और क्या क्या इंतजामात हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इतनी पीछे पहुंचाते पहुंचाते आसिफ ज़्यादा खून निकल जाने से मर जाएगा। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि मैं कभी वापस आकर आसिफ और वाजदा से मिल सकूंगा कि नहीं। मेरे ख्यालात में इनकलाबी तब्दीली आ गई थी। आसिफ का मुझे वहां मिल जाना और इस हालत में मिलना कि वो मर रहा था, आज भी यूं लगता है कि जैसे मैंने ख्वाब देखा था। जंगलों का वो इलाका ख्वाब की ही तरह था। इसका ये मतलब नहीं कि वो हैबतनाक और दहशतनाक जंगल था। आपने मरी के जंगलात और पहाड़ देखे होंगे, सवात भी आप गए होंगे और आपने कोई और जंगलाती इलाका भी देखा होगा। वो सब खूबसूरत जंगल हैं, लेकिन बर्मा के जंगल कुछ और ही किस्म के थे। ऊंची पहाड़ियां थीं, कम ऊंची पहाड़ियां भी थीं और टीकरियां और चट्टानें भी थीं। नीचे से ऊपर तक दरख्त थे, लेकिन ये छोटे और बहुत ही कम बुलंद दरख्त थे जिनके पत्ते चौड़े नहीं थे, लंबूतरे और बहुत ही छोटे छोटे पत्ते थे और उनकी शाखें ज़मीन से 2-4 गज ऊपर जाकर फैल गई थीं। हमारे मुल्क जैसे लंबे और बड़े दरख्त जो बहुत फैल जाते हैं, इस इलाके में बहुत ही थोड़े थे। इन छोटे दरख्तों का फ़ायदा यह था कि अपने आप को छुपाया जा सकता था। पहाड़ों और टीकरियों के दरमियान कहीं जगह खासी खुली थी और कहीं इतनी तंग कि उनके दामन एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। ये तो रास्तों की भूल भुलैयाँ थीं। वहाँ छोटी बड़ी नदियाँ भी थीं। मैं अब फौज का भगोड़ा था। एक खुशी या एक सरूर सा इस बात का था कि मैंने आसिफ को मेडिकल कोर के सपुर्द कर दिया था और ये तो अल्लाह ही को मालूम था कि उसने जिंदा रहना था या वहीं मर जाना था। मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया था। उसके दिल से मेरी अदावत निकल गई थी। दूसरी खुशी ये थी कि मैं जंग के जहन्नुम से निकल आया था, या निकल कर जा रहा था, या यूं कह लें कि मैं जंग से बचने के लिए भाग रहा था। जो कुछ था, मुझे खुशी इस पर हो रही थी कि मैं आज़ाद था। मैं भाग तो रहा था, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता था कि मैं जिंदा रहूंगा। तोपों के गोले और हवाई जहाज़ों की मशीन गन्नों की गोलियां वहां भी पहुंच सकती थी जहां मैं पहुंचा हुआ था। मैंने जब ये सोचा कि इस पहाड़ी और जंगलाती इलाके में से निकलूंगा कैसे, तो मैं किसी सही सोच पर ना पहुंच सका। अगर आज भी कोई पूछे कि मैं किस मुकाम पर था तो मैं नहीं बता सकूंगा। मुझे तोपों के धमाके, मशीन गन्नों और राइफलों के फायर की बेहंगम आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं उनसे दूर ही दूर हटता जा रहा था। मैं जानता था कि लड़ाई किसी और तरफ हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जापानियों की कोई न कोई पोस्ट नज़र आ ही जाएगी। मैं टीकरियों और चट्टानों के दरमियान चलता चला गया। बाज़ जगह दरख्त इतने छोटे थे कि मुझे झुककर आगे बढ़ना पड़ता था। दूसरी मुश्किल मैंने देखी वो ये थी कि थोड़े थोड़े फासले पर मुझे मुड़ना पड़ता था, जिसमें ख़तरा यह था कि मैं जापानियों की तरफ जाने के बजाय हिंदुस्तान की तरफ भी आ सकता था। मैंने दिमाग को हाजिर रखा और हर मोड़ को जहन में महफूज करता गया। फिर ये ख्याल आया, शाम होने को है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। मुझे ये देखना था कि इन दरख्तों से कुछ हासिल हो सकता है या नहीं। इस ख्याल से मैंने दरख्तों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें कोई एक भी दरख्त फलदार नहीं था। मैं तेज़ तेज़ चलने लगा और आगे एक नदी आ गई जिसका पानी कुआं के पानी की तरह साफ और शफाफ था। मैंने नदी से पानी की बोतल भर ली। मैदानी इलाकों में सूरज गरूब हो जाता है तो भी कुछ देर रोशनी बाकी रहती है, लेकिन इस किस्म के पहाड़ी और जंगलाती इलाके में सूरज गरूब होने से पहले ही अंधेरा छा जाता है। मुझे अंदाज़ा था कि सूरज अभी उफ्क से थोड़ा ही ऊपर होगा, लेकिन वो जंगल तारीक होना शुरू हो गया था। मैं नदी के पार गया तो कुछ इलाका हमवार होने लगा। हमवार का मतलब यह है कि पहाड़ियाँ दूर हट गईं और टीकरियों और चट्टानों के दरमियान फासले भी ज़्यादा हो गए। मुझे अभी तक कोई फलदार दरख्त नज़र नहीं आया था। मैंने सोचा कि मैं जवान आदमी हूँ, एक रात और शायद अगला दिन भी कुछ खाए पिए बगैर ही गुजार दूंगा। तारीकी स्याह होती गई और मैं चलता गया। ये भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मौसम गर्मियों का था। रात को मुझे पता चला कि रात तो कुछ ठंडी हो गई है, लेकिन मच्छर बेदार हो गए थे। इस इलाके में मच्छर बहुत ही ज़्यादा थे। नदियाँ बड़ी साफ़ सुथरी थीं, यानी उनका पानी गदला नहीं था,
लेकिन उनमें एक खतरा ये था कि उनमें बारीक और ज़रा लंबूतरी जोंकें बड़ी ज़्यादा थीं और मोटी जोंकें भी थीं। मैं चलते चलते थक गया तो सोचा कि अपने जिस्म पर ज़्यादा जुल्म ना करूं और इसे मुशक्क़त से बचाए रखूं ताकि भूख ज़्यादा महसूस ना हो। मैंने एक जगह ज़रा अच्छी देखी और वहां लेट गया। तब मुझे मालूम हुआ कि मच्छर इस इंतज़ार में थे कि मैं लेट जाऊं। मच्छरों ने मुझ पर यलगार कर दी। मेरे झोले में जो पीठ के साथ बना हुआ था और जिसे फौजी जबान में पिट्ठू कहते थे, एक चादर पड़ी हुई थी। मैंने ये चादर ऊपर ले ली। थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं गहरी नींद सो गया। नींद पुरसकून नहीं थी। एक तो ये मच्छर थे जो चादर के अंदर भी आ गए थे और ज़मीन बिस्तर की तरह आरामदेह नहीं हो सकती थी, और तीसरा ये कि मैंने जंगी लिबास पहन रखा था और जंगी साजो सामान भी मेरे जिस्म के साथ चिपका हुआ था। उसमें एमुनिशन भी था। नींद पुरसकून कैसे आती? आंख खोली तो सूरज पहाड़ों के ऊपर आ गया था। मैं उठा, चादर उठाई और ये पिट्ठू में डालकर चल पड़ा। 3 टीकरियां आज भी याद हैं, रास्ते में आई थी। मैं तीसरी टीकरी के साथ साथ चलता आगे से मुड़ा। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो वसीओ अरीज मैदान था। पहाड़ियां दूर थीं, चट्टान कोई थी ही नहीं, ना ही कोई ऊंची नीची टीकरियां थीं। दरख्त भी जरा कम थे। ये एक खुला मैदान था, लेकिन यह मैदान की तरह हमवार नहीं था। कहीं नीचे और कहीं ऊपर गड्ढे भी थे और कहीं जरा बुलंद जगह थी। मैं चलता गया। जमीन पर ऐसे निशान देखे जैसे यहाँ तोपों के या मार्टर गनों के गोले गिरकर फटे हैं। कुछ और निशानियां नजर आईं जिनसे साफ पता चलता था कि यहाँ लड़ाई हुई है। जिसे मैंने वसीओ अरीज मैदान कहा है, ये 1.5-2 मील चौड़ा या गालिबन इससे कुछ ज्यादा लंबा था। मैं तकरीबन 2.5 फरलांग आगे चला गया तो उससे आगे जमीन नीचे की तरफ चली गई थी। वहां कुछ दरख्त हमारे इलाके के दरख्तों की तरह चौड़े तनों वाले, ऊंचे और फैले हुए थे, और बाकी दरख्त झाड़ी नुमा थे। मैं जरा बुलंदी पर था, जमीन जरा नीचे थी। वहां से जमीन पर चंद एक गड्ढे नजर आए जो अंदर से जरा जरा काले थे। उन गढ़ों में पहुंचना था। ये तोपों के गोलों ने यहाँ हिट करके बनाए थे। मैं आगे चल पड़ा। थोड़े थोड़े फासले पर हर तरफ ऐसे गड्ढे नजर आए और एक जगह एक मोर्चे की शक्ल का जरा लंबा और जरा चौड़ा गड़ा नजर आया। उसके बाहर 2 स्टील हेलमेट पड़े हुए थे और कपड़ों के टुकड़े में इधर उधर बिखरे हुए थे। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये फौजी वर्दी के टुकड़े थे और ये स्टील हेलमेट फौजियों के थे। इससे ये जाहिर होता था कि यहाँ फौजी मरे हैं। मैं उस घड़े तक गया तो घड़े में इंसानी हड्डियां नजर आईं। खोपड़ी एक ही थी, लेकिन सीने के पिंजर 2 थे। फौजी बूट भी वहां पड़े हुए थे, फौजी झोले भी वहां पड़े हुए थे, और फटी हुई वर्दियों के टुकड़े घड़े में भी थे और बाहर भी। मैं आगे चला गया तो जमीन में इंसानी हड्डियां बिखरी हुई नजर आईं। सीने के पिंजर भी देखे और 3-4 खोपड़ियां भी वहां पड़ी हुई थी। वहां भी स्टील हेलमेट और फटी हुई वर्दियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अब जब मैं उस मैदान में घूमा फिरा तो जगह जगह इंसानी हड्डियां, सीनों के पिंजर और खोपड़ियां नजर आईं। इससे जाहिर यह होता था कि यहाँ लड़ाई हुई और ये सब मारे गए। ये बताना मुश्किल था कि ये फौजी हिंदुस्तानी थे, गोरे थे या जापानी। स्टील हेलमेट वो थे जो हमें अंग्रेजों ने दिए थे। ये जापानियों के नहीं हो सकते थे। उन हड्डियों में कोई हथियार नजर ना आया। वो इन्हें हलाक करने वाले ले गए होंगे। वहां तोपों के गोले ने जो गड़े बनाए थे वो इतने ज्यादा थे कि यही कहा जा सकता था कि उन पर तोप खाने के गोले बरसाए गए थे। एक जगह से मुझे एक पे बुक मिली। हर फौजी के पास पे बुक होती थी जिस पर यूनिट का नाम नहीं होता था, सिर्फ फौजी का नंबर और नाम उस पर लिखा होता था। अफसरों के पास शनाख्ती कार्ड होते थे। मैंने ये पे बुक उठाकर खोली। उस पर एक सिपाही का नाम लिखा हुआ था। नाम था फजल हुसैन। उससे पता चला कि ये लोग इंडियन आर्मी के थे। मैं वहां रुक गया और हर तरफ देखने लगा। मेरी जज्बाती कैफियत कुछ और ही हो गई। दिल एक गिरफ्त में आ गया। ख्याल आया कि यह कहाँ पैदा हुए थे और मरे तो कहाँ आ मरे। इन्हें कफन भी नसीब ना हुआ, जनाजा भी ना पड़ा गया और उनकी हड्डियां रह गईं और गोश्त जंगल के दरिंदे, गिद्धें और कीड़े मकोड़े खा गए। एक सवाल मेरे जहन में तड़पने लगा। किस लिए? इन्होंने अपनी जानें किस लिए दी? तनख्वाह के लिए? राशन और वर्दी के लिए? आखिर क्यों? इन लोगों ने तो थोड़े से पैसों पर अपनी जानें अंग्रेजों के हवाले कर दी थी। मेरे पास एक जवाब था कि ये इनकी मजबूरी थी। भर्ती ना होते तो क्या करते? मैं भी तो भर्ती होकर इस वर्दी में आ गया था। इस वक्त मुझे ये ख्याल ना आया कि हम लोग आज़ाद होते, हमारा अपना मुल्क होता और ये अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करते तो सारा मुल्क उन्हें याद करता और उन्हें अजीम कहता। मुझे बर्मा के जंगल में ये ख्याल भी आया कि ये जिनकी हड्डियां हैं उन्हें सिर्फ इतना सा हक दिया गया होगा कि उनके घरों को सरकारी चिट्ठियां भेज दी गई होंगी जिनमें सिर्फ इतना लिखा होगा कि निहायत अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि आपका बेटा फ़लाँ नंबर फ़लाँ फ्रंट पर मारा गया। अंग्रेज़ ने मरने वालों के पसमानदगान को यह भी कहा होगा कि आपका बेटा बड़ा बहादुर था और बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया।
उसके बाद अंग्रेज ने फौजियों के नामों पर लकीर फेर दी होगी। मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे ठोकर लगी। नीचे देखा, मेरा पाँव एक खुश्क हड्डी के साथ टकरा गया था। उस वक्त मेरे ख्यालों का रुख किसी और तरफ चला गया। पहली बात तो यह है कि मुझे खुदा याद आया। जिस तरह उस वक्त खुदा याद आया, उस तरह मैंने कभी खुदा को याद नहीं किया था। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं इखलाकी लिहाज से ठीक आदमी नहीं था। कुछ तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा। मैं आज बुढ़ापे की उम्र में महसूस करता हूँ कि जब मैं उन बेगौरो कफन इंसानी ढांचों में से गुजर रहा था तो हकीकत ये थी कि मैं एक और ही ज़िंदगी में दाखिल हो रहा था। पहले मैंने कहा है कि मेरा दिमाग किसी और तरफ चला गया था। वो ये था कि इंसान ज़िंदा होता है तो किस तरह अकड़ अकड़ कर चलता है, और जिसके पास चंद टके आ जाते हैं वो अपने साथ के इंसान को इंसान ही नहीं समझता। ऐसे लोग वो मंजर देख लेते हैं जहां मैं खड़ा था तो उनके हाथ अपने कानों पर और उनका दिल खुदा की तरफ हो जाता। मैं आपको वाज नहीं सुना रहा, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। ज़रा इस पर गौर कर लें। मैं फ़ौजियों की बातें सुना रहा हूँ। कुदरती तौर पर आपके सामने पाक फ़ौज के फ़ौजी आ गए होंगे, मगर मैं ये वाजिया कर देता हूँ कि मैं जिस फ़ौज की बात कर रहा हूँ वो पाक फ़ौज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। यूँ समझ लें कि पाक फ़ौज सफ़ेद और वो फ़ौज बिल्कुल ही स्याह थी। ये मुबालगा नहीं कि पाक फ़ौज और अंग्रेज़ों की उस इंडियन आर्मी में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क था। पाक फ़ौज में पढ़े लिखे लोग हैं, और अब तो पाक फ़ौज का हर सिपाही पढ़ा लिखा होता है, बल्कि लांगरी भी पढ़े लिखे मिल जाते हैं। इसके अलावा पाक फ़ौज ने पाकिस्तान बनने से अब तक लड़ाइयाँ भी लड़ी और अपने अवाम की खिदमत भी की है। सैलाब आए, ज़लज़ले आए, पाक फ़ौज मदद को पहुँची। उस ज़माने में फ़ौजी को सिर्फ फ़ौजी ही नहीं बल्कि फ़ौजी बेवकूफ़ भी कहा जाता था। देहात का अनपढ़ जवान किसी बड़े शहर में जाता तो उसका दिमाग ऊंचा हो जाता था, और यही उसकी बेवकूफ़ी होती थी। वो अपने गांव के लोगों को पसमानदा और जाहिल समझने लगता था और अकड़ अकड़ कर चलता था जैसे वो बादशाह बन गया हो, और फिर बर्तरी जिताने के लिए कार्टूनों जैसी हरकतें करता था। जंग अजीम के दौरान, जैसा कि मैं अपनी इस दास्तान में सुना चुका हूँ, अंग्रेज़ों ने फ़ौजियों को खूब सर चढ़ाया था। अंग्रेज़ों ने उन बेवकूफ़ों को लड़ाना था और अपनी बादशाही का तहफ़्फ़ुज़ करना था। यूं मालूम होता था जैसे हिंदुस्तान में फ़ौजी हुकूमत आ गई हो। जिस तरह हमारी पुलिस आवाम को परेशान करती रहती है और मामूली सा एक कांस्टेबल भी रौब जमाता है, उसी तरह जंग अजीम में फ़ौजी करते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे इलाके में एक बार यूं हुआ कि एक फ़ौजी ड्राइवर ने अपने ट्रक से एक बस को साइड मारी तो बस बाएं तरफ हो गई। साथ ही ढलान नीचे को जाती थी। बस ढलान से नीचे गई। कुछ उसकी स्पीड थी और कुछ ढलान थी। बस कुछ और तेज़ हो गई। सामने शीशम का एक दरख्त आ गया। बस दरख्त के साथ इतनी ज़ोर से टकराई कि बस का इंजन बस के अंदर चला गया और 36 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, और फ़ौजी ड्राइवर और उसके साथी कह कहे लगाते हुए आगे निकल गए। ये अंग्रेज़ का हुक्म था कि फ़ौजी का एहतराम करो। रावलपिंडी, लाहौर और इस किस्म के बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर सरकारी तौर पर अलग टी स्टॉल बना दिए गए थे जो सिर्फ फ़ौजियों के लिए थे। उन पर अंग्रेज़ बादशाह ने लड़कियां खड़ी कर दी थी जो फ़ौजियों को मुफ्त चाय पिलाती और साथ में केक और बिस्किट्स भी पेश करती थी। इस तरह फ़ौजी की हर जगह कदर मंजिलत सरकारी तौर पर ठूंसी जा रही थी। फ्रंट पर जाने से पहले मैं एक बार रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहा था। एक सिविलियन मुसाफिर ने कहा कि आजकल दो ही चीज़ों की इज्जत और कदर है, एक फ़ौजी की और दूसरे सरकारी डेयरी फार्म की गाय की। ऐसे फ़ौजियों की अक्सरियत थी जो छुट्टी आते तो अपने घर वालों के साथ भी फ़ौजी ज़बान में बड़े रोब से बात किया करते थे। था तो लतीफ़ा, मगर मैं आपको बताता हूँ कि यह हकीकत है। कहते हैं एक फ़ौजी छुट्टी पर घर आया। उसकी माँ उसे खाना देने लगी तो प्लेट में चमचे से हांडी में से सालन निकाल कर प्लेट में डालने लगी। फ़ौजी जवान शायद थोड़ा सालन खाना चाहता होगा। उसने माँ को ये कहने के बजाय कि और सालन ना डालो, ये कहा हार्ट। माँ सालन डालती रही। फ़ौजी ने माँ को बड़े गुस्से से कहा, एक बार हार्ट कहने से पूरा ब्रिगेड रुक जाता है। मैंने 3 बार हार्ट कहा और तेरा चमचा नहीं रुका। अंग्रेज़ अनपढ़ देहातियों और शहरियों को फ़ौज में भर्ती करके क्यों बेवकूफ़ बना रहा था? इसका जवाब मेरे सामने बिखरा पड़ा था, खुश्क हड्डियों की सूरत में। कोई एक भी इंसानी ढांचा यकजा और सलामत नहीं था। ये तो पता नहीं चलता था कि वो जो खोपड़ी है वो उस ढांचे की है या इस ढांचे की। मैंने तस्वुर में देखा कि ये लोगों को अकड़ फूं दिखा दिखा कर यहाँ आए थे, और यहाँ हुआ क्या? तोपों के गोलों ने इनके जिस्मों को बुर्दा कर दिया, जिस्मों के टुकड़े कर दिए, और फिर उन्हें गिद्धों ने, जंगली कुत्तों ने और भेड़ियों ने खा लिया। अल्लाह ताला का फरमान है कि गर्दन ऊंची करके ना चला कर कि तू पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकता, और अकड़ के ना चल कि तू ज़मीन को फाड़ नहीं सकता। तुझे आखिर हमारे पास ही आना है।